एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का यह सेकंड चैप्टर है। पहला चैप्टर अभी हमने कवर कर लिया था और हमने बताया था कि आपको जैसे ही क्लास 6 की एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी तो मैं इसके शॉर्ट नोट को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे कि आपको रिवीजन करने में परेशानी ना हो। टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, तो आप वहाँ से जाकर हमारे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। तो आइए आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 पर अपनी चर्चा स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 का नाम है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो चलिए हम अपनी चर्चा स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 से। देखिए, सबसे पहले ये जो न्यू एनसीईआरटी है, इसका जो तरीका है, यानी किसी न किसी कहानी के माध्यम से आपको सभ्यता के विकास के बारे में बताया गया है। जैसा कि हमने अध्याय 1 में पढ़ा था, रसीदा के मन में उठ रहे सवाल कि बहुत पहले क्या हुआ होगा। उसके मन में उठ रहे सवाल के माध्यम से हमको अध्याय 1 को समझाने का प्रयास किया गया था। तो उसी प्रकार यहाँ भी एक स्टोरी दिया गया है, तुषार की रेल यात्रा। तो आइए इसे देख लेते हैं। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहाँ से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उनके कंधे पे हाथ रखकर कहा कि पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं होती थी, तो क्या वे यात्रा नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? तो ऐसा नहीं है। यानी कि यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है कि तुषार ट्रेन से जा रहा है। तुषार कल्पना करता है कि उस समय जब सभ्यता का आरंभ हुआ था, तो उसमें मानव का यातायात कैसा था। यानी कि आज हम ट्रेन से चलते हैं, आज हम हवाई जहाज़ से चलते हैं, लेकिन उस समय आरंभिक मानव का यातायात कैसा रहा होगा। तो आइए अध्याय 2 की पहली हेडिंग देखते हैं, आरंभिक मानव, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक, खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे, फल, मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ और अंडे इकट्ठा किए करते थे। तो पहला पॉइंट आज के इस चैप्टर नंबर 2 का, आरंभिक मानव को हम आखेटक, खाद्य संग्राहक के नाम से क्यों जानते थे। तो इसका आंसर होगा कि भोजन की तलाश करने की विधि के आधार पर ही आरंभिक मानव को आखेटक एवं खाद्य संग्राहक कहा जाता था। आखेटक का मतलब होता है कि वे शिकारी, यानी कि शिकार करते थे। उसके बाद जो भी उस समय जंगली फल फूल, कंदमूल, जो भी सामग्रियाँ उपलब्ध थी उसे खाते थे, उसका संग्रह करते थे और फिर अगली जगह चले जाते थे। आई होप यहाँ तक सभी का क्लियर हो गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। आपके मन में यह प्रश्न उठना चाहिए कि वो क्यों घूमते थे। तो इसका पहला कारण यह था कि वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए उन्हें भोजन की तलाश में दूसरी स्थान पर जाना पड़ता था। चूँकि ये कुछ पैदा तो करते थे नहीं, तो आसपास के जो भी जानवर रहते थे ये उनका शिकार करते थे, उनको खाते थे और साथ ही साथ आसपास के जो जंगली खाद्यान्न होते थे उसको भी ये लोग खाकर ख़त्म कर देते थे। तो ऑब्वियस है कि भोजन की आवश्यकता के लिए वे दूसरे स्थान पर तो चले ही जाएंगे ना, कि मतलब उन्हें अगर जीवित रहना है तो उनके अपने भोजन के लिए कुछ तलाश करनी ही होगी। तो दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। मतलब दूसरा कारण यह था कि जानवर ही कभी कभी जगह बदल दिया करते थे।
तो ऑब्वियस है भैया कि जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे ही जाएंगे ना, ताकि वह भी अपना भोजन की तलाश कर सके। तीसरा कारण यह था कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। तो इसका मतलब हुआ कि जिस मौसम में जहाँ कहीं उन्हें जंगलों में फल फूल पौधे ये सब मिला करते थे, तो वे मौसम के हिसाब से जगह बदल दिया करते थे। और चौथा सबसे बड़ा कारण यह है कि पानी। आप जानते हैं कि पानी के बिना प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता, और पानी झीलों, झरनों और नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, किंतु कुछ झीलों और नदियों का पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर से उधर जाना पड़ता होगा। यानी जहाँ वे रहते थे, उनके स्थान पे जब भी पानी समाप्त हो जाता था तो उन्हें जगह बदलनी पड़ती थी। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात ये है कि ये लोग जो जगह बदलते थे, कभी उपयुक्त मौसम की तलाश में, कभी भोजन की तलाश में, कभी पानी की तलाश में, ये जो यात्रा करते थे, इनकी ये यात्रा पैदल यात्रा होती थी, क्योंकि उस टाइम पे कोई यातायात के साधन तो थे नहीं, कोई रेलगाड़ी, कोई बस, ये सब तो चलती नहीं थी। तो ये ध्यान देने की बात है, ये आप ध्यान दीजिएगा। तो नेक्स्ट हेडिंग है आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। तो यहाँ पर हमारी हेडिंग क्या है, आरंभिक मानव के बारे में जानकारियाँ कैसे मिलती हैं। तो इसका सीधा सा जवाब है जिनके द्वारा उत्खनन किया जाता है, यानी जिनके द्वारा खुदाई की जाती है, अन्वेषण किया जाता है, अर्थात पुरातत्वविदों के द्वारा। तो ऑब्वियस है भैया कि जिनको हम आखेटक एवं खाद्य संग्राहक कह रहे हैं, ये जिन हथियारों का इस्तेमाल करते थे, चाहे वो पत्थरों के बने हों, चाहे वो लकड़ियों के बने हों, चाहे वो हड्डियों के बने हों, तो कहीं ना कहीं उनके अवशेष तो होंगे ही ना, वो कहीं ना कहीं सुरक्षित बचे तो होंगे ही। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने के लिए किया जाता था, तथा कुछ औजारों का उपयोग पेड़ों की छाल उतारने के लिए और जानवरों की खाल उतारने के लिए भी किया जाता था। कुछ ऐसे भी औजार मिले हैं जिनके साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाड़ जैसे हथियार बनाए जाते थे। यानी कि उस टाइम पे कुछ ऐसे भी औजार मिले थे जिनको हथियार के रूप में भी प्रयोग किया जाता था। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियों और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। यहाँ पर नीचे की तरफ दो चित्र दिए गए हैं, तो आइए इन्हें भी देख लेते हैं। यहाँ पर पत्थर के औजार का उपयोग दर्शाया गया है। बाएं साइड आप ये देख पा रहे होंगे, ये इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए प्रयोग किया जाता था। ये जो औजार आप देख पा रहे हैं, ये खुदाई के काम में आती थी। और दाहिने साइड ये है, ये जानवरों के खाल से वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। ये मतलब सिलने के लिए वो यूज करते थे। फिर अगला देखते हैं क्या है, रहने की जगह निर्धारित करना। मानचित्र 2 को देखो। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरास्थल हैं जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा और भी कई स्थलों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। तो अब जो है हमारा, अब हम पुरास्थलों के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ मैपिंग भी करते हुए चलेंगे कहाँ से क्या मिला है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो आप यहाँ देख सकते हैं मानचित्र के नीचे यहाँ संकेत करके दिया गया है। मैप में लाल त्रिकोण की आकृति का जो संकेत दिया गया है, इसका मतलब है पूरा पाषाणिक स्थल, यानी कि सभ्यता का आरंभ। तो यहाँ पे देखिए नर्मदा नदी पर भीमबेटका, इसके साथ साथ यहाँ नीचे देख सकते हैं कुरनूल की गुफाएं दक्षिण भारत में। फिर इसके बगल देखिए हुंगसी, जो कि कर्नाटक में है। ये 3 स्थल हैं जहाँ पर दिखाया गया है कि पूरा पाषाणिक पुरास्थल हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा।
इसके बाद देखिए नवपाषाणिक पुरास्थल आता है, जो कि बैंगनी कलर से सांकेतित किया गया है। तो पुरा पाषाण के बाद नवपाषाणिक काल के स्थल आइए जरा देख लेते हैं। ये हो गया दार्जिलिंग हेडिंग, जो कि नॉर्थ ईस्ट में है। और ये हो गया चिराद, जो बिहार में है। ये हो गया कोल्डिहवा, कोल्डिहवा जस्ट नीचे हो गया महागढ़ा, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और यहाँ ऊपर की दिशा में देख सकते हैं बुर्जहोम, बुर्जहोम के बगल उत्तर पश्चिम में है मेहरगढ़। फिर इसके जस्ट नीचे आ जाते हैं दक्षिण भारत की दिशा में। दक्षिण भारत में यहाँ आपको देखने को मिल जाता है हुल्लूर, हुल्लूर के बाद मिल जाता है पयामल्ली। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की बात यह है कि आइए हम ज़रा 2 मिनट देख लेते हैं कि हमें किस स्थल से क्या क्या प्राप्त हुए हैं। तो बुर्जहोम से हमें देखने को मिला है कि गड्ढे में लोग रहते थे। और ये हो गया हमारा कोल्डिहवा, कोल्डिहवा से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य देखने को मिले हैं। ये हो गया ठीक उसके बगल बिहार में चिराद, चिराद एकमात्र ऐसा नवपाषाणिक पुरास्थल है जहाँ से हड्डी देखने को मिलती है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब आता है महापाषाणिक पुरास्थल। महापाषाण काल का संबंध विशाल पत्थरों से रहा है, यानी विशाल पत्थरों से जब कब्रों को दफनाया जाता था तो उसे महापाषाण काल कहते थे। महापाषाण काल में कौन कौन से स्थल हैं, आइए ज़रा देखते हैं। ये हो गया ब्रह्मगिरी और ये हो गया आदिचनल्लूर। तो यहाँ पर 2 ही पुरास्थल दर्शाए गए हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारा आरंभिक गांव। तो यहाँ पर एक ही दर्शाया गया है, ये है आरंभिक गांव, जो कि महाराष्ट्र में है। फिर इसके बाद आता है आधुनिक नगर, यानी जैसे कि कोलकाता और मुंबई, इन सब के बारे में बातचीत हो रही है। आई होप मैपिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। यहाँ पर साइड में नोटिस करके दिया गया है, तो आइए 2 मिनट इसे भी देख लेते हैं। अब आता है भीमबेटका, जो कि आधुनिक मध्य प्रदेश में स्थित है। अभी हमने मैपिंग के दौरान देखा कि भीमबेटका नर्मदा नदी के घाटी पर स्थित है, जो कि एक पुरा पाषाणिक पुरास्थल है। इस पुरास्थल में गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि वहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा नदी घाटी पर स्थित है, जैसा कि अभी हमने बताया। तो क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी होगी? यह क्वेश्चन है, तो इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है। चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके। तो आइए आगे चलते हैं। शैल चित्रकला, इनसे हमें क्या पता चलता है? जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले हैं। इनमें जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश से गुफाओं से ये सजीव चित्रण मिला है, जिसमें जंगली जानवरों की बात की जा रही है। आइए देख लेते हैं ये गुफाएं, कंदराएं जो भी हैं। फिर आइए पुरास्थल को देख लेते हैं। पुरास्थल क्या है? पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे वहीं छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर, कभी कभी ज़मीन के अंदर और कभी कभी तो समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं, आग की खोज। यहाँ पे कहा गया है कि मानचित्र 2 में देखो, मानचित्र 2 में कुरनूल की गुफाएं ढूंढो। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि आरंभिक मानव जो थे वो पूरा पाषाण काल से ही आग से परिचित हो चुके थे। आइए हम मैप के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर दक्षिण भारत में स्थित कुरनूल की गुफाएं आप देख सकते हैं। तो यहाँ एक क्वेश्चन तैयार हो जाता है कि
वह स्थल बताइए जहाँ से राख के अवशेष मिले हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुरनूल की गुफाएं। इसके बाद देखते हैं नाम और तिथियाँ। तो इसमें हमें प्राचीन समय के कालों के बारे में बताया गया है कि जैसे पुरा पाषाण काल क्या है, मध्य पाषाण काल क्या है, नव पाषाण क्या है। साथ ही साथ इनके समय के बारे में भी जानकारियाँ मिलती हैं। तो चलिए देखते हैं। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरा पाषाण काल कहते हैं। यह दो शब्द पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थरों और औजारों के महत्व को बताता है। यानी कि पुरा पाषाण काल की जो भी संस्कृति है उसका आधार पत्थर रहा है, तो इसलिए इसे पुरा पाषाण काल कहा जाता है। आइए आगे देखते हैं। पुरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है आरंभिक पुरा पाषाण युग, दूसरा मध्य पुरा पाषाण युग एवं तीसरा उत्तर पुरा पाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। पुरा पाषाण के बाद दूसरा काल आता है मेसोलिथ यानी कि मध्य पाषाण काल। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। यानी कि मध्य पाषाण का ये जो समय है 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि माइक्रोलिथ का संबंध किससे रहा है। यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन हो जाएगा पुरा पाषाण काल से और मध्य पाषाण काल से, लघु पाषाण काल से। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि माइक्रोलिथ का संबंध लघु पाषाण काल से है। तो आइए आगे देखते हैं। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिये और आरी जैसे औजार मिलते हैं। साथ साथ पुरा पाषाण युग वाले औजार भी इसी दौरान बनाए जाते रहे हैं। तो उस टाइम के जो औजार थे उन पर हड्डियों और लकड़ियों के मुट्ठे लगे होते थे और औजारों में उस टाइम पर ही हंसिया और आरी का इस्तेमाल होना स्टार्ट हो गया था। तो आगे देखते हैं। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नव पाषाण युग कहा जाता है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि नव पाषाण का क्या मतलब होता है। तो समझिएगा, आदिम समाज से जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो नए प्रकार के पाषाण उपकरण यहाँ पर बनाए गए, इसलिए नव पाषाण काल कहा गया है। ध्यान रखिएगा। फिर अगली हेडिंग क्या है हमारी, बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और इस बदलाव के कारण गर्मी बढ़ने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हुआ ये कि जैसे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। अब क्या हुआ कि जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों को और प्रजनन के समय की जानकारियों को हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों, तथा साथ ही इस काल में मछली भी उनका महत्वपूर्ण भोजन का स्रोत बन गई थी। तो यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि इन्हीं में से कुछ जानवरों को वो शिकार के लिए भी यूज करते होंगे। हो सकता है कि इन्हीं में से कुछ जानवरों को उन्होंने शिकार के लिए इस्तेमाल किया और कुछ को अपने उपयोगिता अनुसार अपने घरों में पालतू बनाया। यानी कि 12,000 साल पहले मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत भी होती है, ये ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, खेती और पशुपालन की शुरुआत। इसी दौरान उपमहाद्वीप में भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूँ, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा।
साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ से उगते हैं और कब पककर तैयार होते थे। ऐसे करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद से पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक भी बन गए होंगे। हम सिर्फ एक संभावना प्रकट कर सकते हैं, हमें जो अवशेष प्राप्त हुए हैं पुरातत्वविदों द्वारा, तो उस टाइम पे लोग कैसे विकास की ओर आए, कैसे वे उनका जीवन में बदलाव आया, ये सब हम केवल पुरातत्वविदों के द्वारा प्राप्त अवशेषों के माध्यम से ये एक संभावना प्रकट कर सकते हैं। यहाँ पर इस पैराग्राफ में यह समझाने का प्रयास किया गया है कि जो आरंभिक लोग थे वे घुमंतु से अस्थायी कैसे बने। तो आइए इस पैराग्राफ को विस्तार से देखते हैं। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को उन्होंने पालतू बनाया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। तो ध्यान रखिएगा, जिस जानवर को उन्होंने सबसे पहले पालतू बनाया वो कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा भी किया करते थे और इसी तरह धीरे धीरे वो पशुपालक भी बन गए होंगे। तो इसके पहले अभी मैंने बताया कि 12,000 साल पहले मध्य पाषाण काल में भी पशुपालन की भी शुरुआत हुई थी। फिर यहाँ पर बसने की प्रक्रिया दी गई है कि लोगों में कैसे विस्तार हुआ। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधे तथा जंगली जानवरों से भिन्न होते थे। यानी ये जो लोग जिन पौधों को और जिन जानवरों को अपनाते थे वो जंगली जानवरों से भिन्न होते थे, यानी जंगली पौधों से भिन्न होते थे। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधे या जानवरों को लोग चयन करते थे। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं जानवरों तथा पौधों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते थे जिनमें बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हों और साथ ही इनकी मजबूत डंठलें होती हो जो अनाज के भार को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीज को वो संभाल कर रखते थे ताकि फिर से उगाने में उनको सुविधा बनी रहे, ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके। इन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। तो यहाँ पर चित्र के माध्यम से हमको समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि इन दांतों को देखो, इनमें से कौन सा जंगली सूअर का है और कौन सा पालतू सूअर का। तो अभी हमने पढ़ा कि जो लोग जिन पौधों और जानवरों को अपनाते थे वे जंगली जानवरों से भिन्न होते थे और ये जो जानवरों को पालतू बनाते थे इनके दांत और सींग जंगली जानवरों की तुलना में छोटे होते थे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये जो हो गया ये हमारा पालतू सूअर का हो गया और ये जो है ये हमारा जंगली सूअर का हो गया। तो आइए आगे देखते हैं। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया भर में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वह इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीनतम फसलों में से गेहूं तथा जौ आती है। तो यहाँ पर एक फैक्ट निकल के आ रहा है कि कृषि के लिए अपनाई जाने वाली सबसे प्राचीनतम फसलों का नाम बताइए। तो यहाँ पर है गेहूं तथा जौ। इसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ और बकरी आते हैं। अभी हमने देखा कि इन्होंने सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि कुत्ते के बाद इन्होंने जिन जानवर को पालतू बनाया वो भेड़ और बकरी हैं। नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारी, एक नवीन जीवन शैली। इस पैराग्राफ में अस्थायी जीवन के बारे में उल्लेख किया गया है। तो आइए देखते हैं। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो
तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इनमें कुछ दिन लग सकता है, कुछ महीने या फिर कुछ साल का समय लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल करने के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। बीज बोने से लेकर फसलों को पकने तक, पौधों की सिंचाई करने तथा खरपतवार हटाने और जानवरों तथा चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल हो गए थे। कटाई के बाद अनाजों का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। तो उस टाइम पे ये लोग भंडारण के लिए क्या करते थे कि मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए और टोकरियाँ बुनी, तथा कहीं कहीं ये भी देखने को मिला है कि ये लोग ज़मीन में खड्डा खोद देते थे अपने अनाजों के भंडारण के लिए। तो यहाँ पर अनाज के कुछ उपयोग दिए गए हैं, जैसे कि बीज बोने के रूप में, खाद्य के रूप में, उपहार के रूप में और भंडारण के रूप में। नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारी? जानवर, चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। तो यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है कि भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है। तो भोजन के अतिरिक्त हमें जानवरों से ऊन मिल सकता है, चमड़ा मिल सकता है, और भोजन के स्रोत में हमें दूध मिल सकता है, मांस मिल सकता है। और यहाँ नेक्स्ट क्या है? आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है? आज जानवरों का उपयोग खेती के लिए होता है, परिवहन के लिए होता है, भार वाहन में होता है, इत्यादि कार्यों में जानवरों का उपयोग किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। मानचित्र 2 पृष्ठ संख्या 13 को देखो। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? तो अभी हमने पढ़ा कि जो पूरा पाषाण काल के स्थल थे, जो लाल त्रिकोण के बने थे, तो उनके नीचे थे बैगनी कलर से जिनको संकेतित किया गया था, वो थे नवपाषाणिक स्थल। तो ये उन्हीं के बारे में चर्चा की जा रही है। इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में आधुनिक कश्मीर और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। तो यहाँ पर हमारा एक सिंपल सा फैक्ट निकल के आ रहा है, क्वेश्चन बोल सकते हैं कि शुरुआत में कृषक और पशुपालक के साक्ष्य कहाँ मिले। तो आइए आगे देखते हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं के हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अस्थायी जीवन की ओर। पुरातत्वविदों को कुछ पुरा स्थल पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम, जो कि वर्तमान कश्मीर में स्थित है। बुर्ज होम के लोग जो थे वो गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि गर्तवास के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं। तो इसका एक सटीक उत्तर होगा कि कश्मीर के बुर्ज होम से हमें गर्तवास के साक्ष्य मिलते हैं, जो कि एक नवपाषाण कालीन स्थल है। आइए आगे बढ़ते हैं। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। इनसे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों का झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है।
यानी कि पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और उनके बाहर दोनों ही जगहों पर आग जलाने के जगह मिले हैं। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर और घर के बाहर खाना पकाते थे। तो आई होप यहाँ तक सबका क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे जो पूरा पाषाण युगीन उपकरण से भिन्न हैं, यानी बहुत से ऐसे भी उपकरण मिले हैं जो पूरा पाषाण युग से भिन्न हैं, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें से वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पालिश चढ़ाई जाती थी। तो नवपाषाण युग के जो औजार थे उनकी धार को और अधिक पैना करके उन पर पालिश चढ़ाई जाती थी। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि पालिशदार हथियार कौन बनाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवपाषाण युग। पता लगा एग्जाम में लिख देगा कि मध्य पाषाण काल के लोग, पूरा पाषाण काल के लोग, लिख देगा कि सैंधव सभ्यता के लोग। तो बताइए आप क्या करिएगा। इसका सही सुमेल ये है कि नवपाषाण काल के उपकरणों की विशेषता है पालिशदार उपकरण। ये याद रखिएगा हमेशा, पालिशदार उपकरण इक्वल टू नवपाषाण काल। और आगे देखते हैं। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पत से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। तो यहाँ पर भी एक हमारा क्वेश्चन बन सकता है कि ओखली और मूसल का प्रयोग सबसे पहले किस काल में हुआ। तो अभी आप देख सकते हैं कि नवपाषाण काल में हुआ। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा और कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जैसे प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण जो था उनका प्रयोग लगातार होता रहा और उनमें से कुछ औजार ऐसे भी थे जो मतलब हड्डियों के बनाए जाते थे सिर्फ। यहाँ पर नवपाषाण युग के कुछ उपकरणों के चित्र दिए गए हैं। तो आप इसको देखिए, इसे देखने से ही पता लग रहा है कि इसके ऊपर पॉलिश चढ़ाया गया है और ये कितने धारदार होते थे। आइए आगे देखते हैं। नवपाषाण युग के पुरास्थल से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी मिलता था, यानी कि उस टाइम पे जो मिट्टी के बर्तन मिलते थे उनके ऊपर सजावट भी की जाती थी। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। तो ये जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, तो पहले तो इन बर्तनों में वस्तुओं को संग्रह करने के लिए उपयोग में लाते थे, फिर बाद में इन्होंने इन्हीं बर्तनों को खाना बनाने के लिए भी उपयोग करने लगे। तो आगे देखते हैं। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब भोजन के महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब ये लोग कपड़े भी बुनने लगे थे और इसके लिए इन्हें कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक ही साथ आ गए होंगे? तो नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ एक तरफ कई जगहों पर स्त्री पुरुषों ने शिकार और भोजन संग्रह पर काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया था। यानी कि इस टाइम पर भी कुछ लोग ऐसे थे जो आज भी भोजन संग्रह और शिकार पर आश्रित थे, परंतु कुछ ऐसे भी थे जो हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे अपने आप को अस्थायी जीवन की ओर अग्रसित कर ले गए। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। तो यहाँ पर आपको एक मिट्टी के बनाए गए बर्तन दिख रहे होंगे जिसे हम मटका बोलते हैं। वैसे आइए इसमें देखते हैं क्या कहा गया है। क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि इस पात्र में क्या रखा गया होगा? तो भाई हमने अभी पढ़ा कि इस पात्र के अंदर उसमें वस्तुएं रखी जाती थी, इसके साथ साथ वे खाना बनाने के लिए भी इसका प्रयोग करते थे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म निरीक्षण, ये हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। मानचित्र 2 पृष्ठ संख्या 13 में मेहरगढ़ ढूंढो।
तो अभी हमने मैपिंग के दौरान देखा कि उत्तर पश्चिम में स्थित मेहरगढ़, जो कि एक नवपाषाणिक पुरा स्थल है, यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। तो याद रखिएगा, मेहरगढ़ बोलन दर्रे के पास स्थित है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरियों को पालना सीखा था। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये निकल के आ रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थल के स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उगाना आरंभ किया और साथ ही साथ भेड़ बकरी को पालना सीखा। तो इसका आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। मेहरगढ़ से विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं, जिनमें से हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों की हड्डियां मिली हैं तथा साथ ही भेड़ और बकरियों की भी हड्डियां मिली हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे होते थे, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम में आते होंगे। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे मेहरगढ़ के घर का चित्र दिया गया है, जिनमें आपको 4 कमरे दिखाई दे रहे हैं, यानी घरों में भंडारण भी बनाया जाता था। तो आइए आगे देखते हैं। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतकों के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते हैं। यानी कि मेहरगढ़ से हमें यह देखने को मिलता है कि कब्रों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते हैं। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक को खाने के लिए रखा गया होगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये मेहरगढ़ के एक कब्र की चित्र है। यहाँ पर मृतक के साथ बकरी को भी दफनाया गया है। तो आइए आगे देखते हैं। ये हमारा अन्यत्र है। अब आता है यहाँ फ्रांस की गुफाओं में मतलब की गई चित्रकारी के बारे में बताया गया है। इसे पढ़ने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इसका कोई तुक नहीं बनता। फिर इसे देखते हैं। इसमें भी कुछ खास है नहीं, इसमें सीरिया वगैरह के बारे में दिया गया है। सीरिया जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम इसे भी स्किप कर देंगे। तो आइए इसे देखते हैं। यहाँ पर कल्पना करने को कहा गया है, तो ये आपका प्रैक्टिस होगा, तो प्लीज़ ये कल्पना वगैरह खूब कीजिएगा। और अब कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, आइए इन्हें भी देख लेते हैं। पहला है मध्य पाषाण युग, यानी कि मध्य पाषाण युग का समय कब से कब तक रहा? 12,000 साल से लेकर 10,000 साल पहले तक। फिर अगला क्या है? मानव के बसने की प्रक्रिया लगभग 12,000 साल पहले। फिर क्या है? नवपाषाण युग का आरंभ लगभग 10,000 साल पहले। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ कब हुआ? लगभग 8,000 साल पहले। तो आइए लास्ट पॉइंट प्रश्नों पर चलते हैं। इन वाक्यों को पूरा करो। ये जो है ऊपर है, मतलब आखेटक खाद्य संग्राहक गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि। तो ये सब चीज़ें जो है इनको सोचो और खुद से भरो, क्योंकि ये जो एनसीईआरटी है, इसको अगर आप इन सब चीज़ों को अगर करेंगे तो आपको कंपेयर करने की जो कला है वो आपके अंदर डेवलप हो जाएगी। जैसे कि आदिम समाज का मानव क्यों घूमता था और आज के मानव क्यों घूमते हैं। अगर आप इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे, अगर आप अपने अंदर कंपेयर करने की कला ही नहीं डेवलप करेंगे, तो आप डायरेक्ट प्रश्न का सामना कैसे करेंगे। तो प्लीज़ आप इन सबको ध्यान से देख लीजिएगा ताकि चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो हम जल्द ही चैप्टर 3 भी अपलोड करेंगे, और अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।